नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से दिया तो सिलसिलेवार तरीके से विपक्षी आरोपों का उत्तर दिया। अमित शाह ने भाषण के दौरान सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। क्या रहा खास, इस मुद्दे पर करेंगे हम आज विस्तार से सियासी चर्चा। दिखाएंगे खबर तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम जलाने के मुद्दे पर क्यों मचा है सियासी घमासान। बताएंगे कितने सुधरे इंडिगो के हालात और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कही है बड़ी बातें। होगी खबर दीपावली पर्व की, जिसे यूनेस्को की एक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के जवाब के दौरान अमित शाह का पलटवार। कहा, हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर काम कर रहे। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते। मतदाता सूची नई हो या पुरानी, विपक्ष का हारना तय। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी में तीखी नोक-झोंक। राहुल गांधी की टोका टोकी पर अमित शाह ने जताई नाराजगी। राहुल के 3 सवालों के दिए जवाब। शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। बताया अनिवासी भारतीय राजनीतिज्ञ। प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो के सुधरे हालात। डीजीसीए ने गठित की 8 सदस्यों वाली निगरानी टीम। इंडिगो के सीईओ पीटर अल्वर्स को बृहस्पतिवार को किया तलब। कोर्ट भी हुआ सख्त। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुई दीपावली। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। कहा, दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार। लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के समय चुनाव आयोग के साथ किए गए खिलवाड़ गिनाए तो मौजूदा मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग में के लिए उठाए गए तमाम जो कदम थे, रिफॉर्म्स थे, उसको भी सदन के सामने रखा। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों पर तमाम नियमों को गिनाते हुए कहा कि सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं तयशुदा नियमों के आधार पर ही हैं, लेकिन चुनावी हार से हताशा के चलते विपक्षी दल बेवजह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम। राहुल के सवालों पर अमित शाह का पलटवार। नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधारों पर हुई जोरदार चर्चा का लोकसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और एसआईआर कराना चुनाव आयोग का कार्य है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 327 में चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का पूरा अधिकार है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर झूठ फैला रही है। मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं।
कांग्रेस पर करारा पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार वोट चोरी तब हुई थी जब नेहरू जी देश के पीएम बने। जब इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव जीती थी तब वोट चोरी हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, विपक्ष की हार तय है। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि समय समय पर मतदाता सूची में सुधार जरूरी है। कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा, पहले तो एसआईआर का विरोध नहीं हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके 2 जगह नाम है, उनके नाम हटाने ही चाहिए। इसके साथ ही नए लोगों के नाम जोड़ने चाहिए और घुसपैठियों के नाम हटने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया तो सरकार ने राहुल पर निशाना साधा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। अब लोकसभा में इस पर चर्चा पूरी होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी। एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के अलावा जब लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से सवाल जवाब का तीखा सिलसिला भी देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और इसे रोकने की बात की गई और इसकी मांग भी की गई। तो सरकार की ओर से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार बताया गया। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने विपक्षी दलों द्वारा घुसपैठियों के समर्थन करने पर सवाल खड़े किए तो गैर जरूरी मुद्दों पर बेवजह देश में भ्रम फैलाने, राजनीति करने का आरोप भी लगाया। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एनडीए सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष के रुख पर सवाल खड़ा किया। नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है रिवीजन के नाम पर। यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। आपके पास हर चुनाव में एक नया हथकंडा होता है। कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खत्म हो रहा है। इस बार आप लेकर आए वोट चोरी। हाँ, ये वोट चोरी का नारा लेकर गद्दी तो आपकी छिन गई, उसी की पीड़ा है आपको। दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चुनाव प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव हारने पर सवाल उठाता है। Unfortunately today, sir, that sanctity has been completely compromised. The idea of an impartial electoral umpire has been replaced now. जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 2 दिन तक जोरदार चर्चा देखने को मिली है। सदन चलाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद से ही लोकसभा में खूब कामकाज देखने को मिल रहा है। अनुज यादव, नीरज सिंह, अमरेंद्र गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो आज तमाम तीखे वार पलटवार देखने को मिले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कल सवाल किए थे लोकसभा में, तो आज अमित शाह की ओर से जवाब भी दिया गया। राहुल गांधी ने कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति के प्रधान न्यायाधीशों को क्यों हटाया गया। इसका गृह मंत्री ने तथ्यों के आधार पर सवाल का जवाब दिया और ऐतिहासिक तमाम तथ्य भी सामने रखे। उन्होंने कहा 73 साल तक देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कानून नहीं था,
खुद पीएम करते थे एक तरीके से नियुक्ति, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद से 73 वर्षों तक प्रधानमंत्री जो उस वक्त हुआ करते थे वो जिसे चाहते थे उसको चुनाव आयुक्त तय कर देते थे और राष्ट्रपति के पास में संतुति भेज दिया करते थे। उसके आधार पर राष्ट्रपति उसका नियुक्ति कर देती थी। ये अपने आप में व्यवस्था चली आ रही थी। तो ये अपने आप में सीधे तौर पे राहुल गांधी के सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। दूसरे सवाल के अगर बात की जाए तो किस प्रकार का उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सवाल था कि कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। इसको जब उन्होंने कहा तो इस पर एक तरीके से गृह मंत्री ने साफ तौर से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संरक्षण देने वाला कानून जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार ही है, यानी कि ये जो है कानून के दायरे के बाहर नहीं है। जो कानून पहले से बने हुए हैं, जनप्रतिनिधित्व कानून उस समय का बना है जब आज़ादी के बाद पूरी प्रक्रियाएं बनाई गई थी, उस वक्त से है और 2023 में सिर्फ संरक्षित ही किया गया है। यानी कि 2023 में जो नया कानून बना है उसमें उसको सिर्फ संरक्षित किया गया है। तो ये अपने आप में पूर्व के चले आ रहे कानून के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी व्यवस्थाओं को ही आगे ले जाया गया। इसी प्रकार से राहुल गांधी का सवाल था कि चुनाव का सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद नष्ट करने की अनुमति देने के लिए कानून क्यों बदला गया। ये राहुल गांधी का सवाल था। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि सीसीटीवी फुटेज संवैधानिक प्रावधान नहीं, आंतरिक प्रबंधन के लिए है। ऐसा चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर अपनी व्यवस्थाओं में लिखा है और जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार चुनाव को चुनौती देने की समय सीमा 45 दिन के अनुसार ही उसमें बदलाव किया है। तो ऐसे में एक प्रकार की जो पूर्ववर्ती व्यवस्थाएं चली आ रही थी उसमें सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नहीं है या संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है, वो एक तरीके से आंतरिक प्रबंधकीय व्यवस्थाओं का हिस्सा है। इस वजह से 45 दिन की समय सीमा को उसको एक तरीके से कानून नहीं बल्कि नियम के आधार पर उसको सिर्फ तय किया गया है। तो ये एक तरीके से जवाब सीधे तौर पर अमित शाह ने दिया। तो ये अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण बहस। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि किस तरीके से अमित शाह ने बताया कि वोट चोरी के 3 आयाम हैं। आप गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं तो वोट चोरी एक तरीके से है। तो ये अपने आप में वोट चोरी का जो आरोप लग रहा था उस पर अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए तो भी वोट चोरी होती है, क्योंकि वोट चोरी कौन कर रहा है ये बात अमित शाह ने गिनाई है। अगर योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए तो भी एक तरीके से वोट चोरी है, क्योंकि गलत लोग वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। पहली वोट चोरी उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, जो एक तरीके से नेहरू जी का उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा वोट सरदार पटेल को मिले थे लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये अपने आप में पहली वोट चोरी के तौर पे अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा वोट सरदार पटेल को मिले लेकिन नेहरू प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। दूसरी वोट चोरी को उन्होंने कहा कि रायबरेली में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया था। तो ये अपने आप में दूसरी वोट चोरी थी। और फिर संसद में कानून बनाया गया कि प्रधानमंत्री के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि दूसरी बार वोट चोरी की गई और इंदिरा गांधी ने खुद को इम्यूनिटी दे दी थी, कानून बनाकर खुद के लिए ही एक प्रकार से प्रावधान बना दिए थे। तो इंदिरा गांधी ने खुद को इम्यूनिटी दे दी थी। ये अपने आप में दूसरी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी पे अमित शाह ने कहा कि अभी अभी दिल्ली की सिविल अदालत में एक मामला पहुंचा है। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी मतदाता थी, तो जो कि अपने आप में राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला था, उसका जिक्र उन्होंने संसद में किया। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी मतदाता कैसे बन गई थी, तो ये अपने आप में वोट चोरी का उन्होंने जिक्र किया। इस देश की नागरिक होने से पहले सोनिया गांधी के मतदाता का जिक्र भी उन्होंने कहा। तो ये अपने आप में तमाम उन्होंने आरोप लगाए। फिलहाल यहाँ पर इस बड़े मुद्दे पे हम चर्चा भी करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काईफ्लाई में। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या खाएगा? डेरी नूडल्स। ऑर्डर ले ले भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद में चुनाव सुधार को लेकर जो बहस हुई थी उसमें आज गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया गया। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चुनाव सुधार पर संग्राम, संसद में घमासान, पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि लंबी कोशिश की विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, उसके बाद सहमति बनी कि आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और जब सरकार जवाब दे रही थी तो वो धैर्य नहीं दिखाई पड़ा एलओपी का, कांग्रेस का या तमाम विपक्षी दलों का कि आखिर पूरा जवाब सुना जाता। वो आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, संसद सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन सबसे अधिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। और संसद की जो शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हुई उसमें विपक्ष का कुछ मांग था। ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई संसद के चालू होने से पहले, संसद सत्र के चालू होने से पहले, तो विपक्षों का कुछ एजेंडा था। विपक्ष ने कुछ ऐसी मांगे रखी थी जिस पे सरकार बहस के लिए तैयार थी। लेकिन जब सत्र चला तो विपक्ष के जो मांगे ऑल पार्टी मीटिंग में जो रखा गया था जी, उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। नहीं सर, चुनाव सुधार पे बहस की बात तय हुई थी, उसी पे हुई है। कल भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हुई है। विपक्ष के लोगों ने चुनाव सुधार पे, एसआईआर पे जो भी बोलना चाहा बोला। आज सरकार की ओर से जवाब भी उसी पे था। बात यह है कि साहब वो जवाब सुना क्यों नहीं गया? क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था अगर आपको मेरे जवाब से पूर्ण अपेक्षा अगर कुछ और भी पूछना होगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष मौजूद ही नहीं है, तो ये तो आपकी गंभीरता पे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये सवाल है सर। नहीं, देखिए, एसआईआर से विरोध नहीं है विपक्ष का। एसआईआर का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टाइमिंग है। अब एसआईआर आप देखिए उत्तर प्रदेश और सर, मैं सवाल फिर दोहरा देता हूं। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि बहस के लिए, जवाब के लिए विपक्ष मौजूद क्यों नहीं रहा सदन में? मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं सर, वो गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रही है विपक्ष में। एंकर महोदय, आपने मुझे लगता है कि 14 से 24 तक पार्लियामेंट को कवर किया होगा। सर, मैंने 14 से 24 तक नहीं कवर किया, मैंने बहुत यूपीए के समय में भी कवर किया है। और मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मुझे आपके बारे में नहीं पता, इसलिए संसदीय परंपराओं की बात मुझे पता है। लेकिन बात वॉकआउट की कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपका फिर सवाल दोहराता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि विपक्ष ने वो धैर्य क्यों नहीं दिखाया कि सरकार का जवाब सुनता? मेरा सवाल ये है। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप यूपीए के भी कार्यकाल देखे होंगे, संयुक्त मोर्चा के भी कार्यकाल देखे होंगे। आपने देखा होगा क्या कि 14 से 24 के बीच में विपक्ष ने जिन विषयों को सरकार के सामने रखा, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर, क्या सरकार उन मुद्दों पे गौर फरमाना भी मुनासिब समझा? कभी आप बता दीजिए। सर, आज सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब गृह मंत्री ने दिया है। लेकिन खैर, और भी मेहमान मेरे साथ पैनल में। अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग उन सवालों का जवाब नहीं देते जो विपक्ष चाहता, उसका जवाब आप लोग देते नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं रहे आपको बात। मेरी सभी को राम राम। और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, ये लोग तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देते हैं।
आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी भी कोई भी संसद का जो सत्र आता है क्या ये चलने देते हैं? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और संसद जब चलता है वो जो आम नागरिक है, जो टैक्स पे करता है, उस पैसे से चलता है। करोड़ों रुपए लगते हैं एक दिन के, उसके बावजूद जो विपक्ष है वो संसद को चलने नहीं देता है। जबकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आपको भारतवर्ष की जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होने के नाते उस पर चर्चा करनी चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए। अनिला जी, लेकिन राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकल के फिर कहा कि वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब सरकार नहीं दे रही। वो फिर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया, तो माँ का लाडला जो है वो बिगड़ा हुआ है। वो जो सुनना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट उनके अनुसार चलेगी क्या? कांग्रेस इनकी बकौती हो सकती है, संसद इनकी बकौती नहीं है। अनिला जी ने अपनी मन की बात कह दी। अनिला जी ने अपनी मन की बात कह दी कि भाई जो विपक्ष सवाल करेगा उसका जवाब हम नहीं देंगे। विपक्ष के हिसाब से पार्लियामेंट थोड़ी चलता है। ऋषि जी, आपको किसी ने नहीं टोका, आपको बड़ा धैर्य से सुना। बाकी पैनलिस्ट ने, कृपया आप भी धैर्य दिखाएं, आप अधीर ना हो। सर, आपसे ही मैंने बहस की शुरुआत की है। प्लीज अनिला जी अपनी बात पूरी करें। जी अनिला जी, बीच में मत बोलिए। जी अनिला जी, हाँ ठीक है। पार्लियामेंट ऐसा है कि जो हम लोग हैं, हम किसी चीज से डरते नहीं है। अपने दमखम पे हर नेता जो है अपने दमखम पर आगे बढ़ा है। यहाँ पे परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती है कि सिल्वर प्लेट में आपको मिल गई। और अगर हम एसआईआर की बात करते हैं, इनको क्यों परेशानी हो रही है भाई? एसआईआर जो आपको लगता है राजनीतिक मुद्दा है, ये लोकतंत्र में जो जाले लटका दिए थे आप लोगों ने, उसकी सफाई हो रही है। हाँ, अगर मैं ये कहती हूं कि एसआईआर के तहत जो है सारी सफाई हो रही है, जितने भी जो फर्जी वोटर्स हैं, जो मर चुके हैं या इलीगल तरीके से वोटिंग करते आ रहे थे, वो सब सफाई हो जाएगी। तो क्यों परेशानी हो रही है इनको? जी, अरे एक नंबर के चोर, एक नंबर के भ्रष्टाचारी ऐसी कांग्रेस पार्टी है। इस देश को जो है खड्डे में डालने वाली जो है कांग्रेस पार्टी, इनके नेता खुद मानते हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इस हर जगह फैला हुआ था। राहुल गांधी जी के पिताजी खुद ही कहते थे, इंदिरा गांधी ने कितनी बार लोकतंत्र का गला घोटा। ठीक है, आज के मुद्दे पे अनिला जी, आज के मुद्दे पे लौटते हैं। लेके केरला तक और गुजरात से लेकर समीर जी, यहाँ तो इन्होंने, ठीक है समीर जी, सवाल ये है कि जिस बात को विपक्ष एक तरीके से इस सत्र के शुरुआती 2 दिन जिस बहस की भेंट चढ़ गए हंगामे की वजह से, उसके बाद जब बहस होती है तो क्यों नहीं वो धैर्य दिखाई पड़ता विपक्ष में सरकार का जवाब सुनने को लेकर? गृह मंत्री कहते हैं कि उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो हम आपको जवाब देंगे। तो ये गंभीरता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर जी, देखिए, जब तय हो गया था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि भाई वंदे मातरम पर चर्चा होगी और चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जब शुरुआत की लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर, तो क्या वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे उस चर्चा में सुनने के लिए? उस समय वो दोनों नहीं थे। जब देश का प्रधानमंत्री उस चर्चा पर शुरुआत कर रहा है कि जिसपे आपने सहमति जताई थी, उस समय दोनों वहां पर नहीं थे। आज जब गृह मंत्री अमित शाह जब राहुल गांधी जी की स्पीच हो गई, उसका जवाब देने के लिए शाम को सदन में बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें फिर धैर्य के साथ सुनना चाहिए था, वॉकआउट करके नहीं जाना चाहिए था। और गृह मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब में आप ढूंढिए ना कि आपने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब कहाँ है। अब अंडरलाइन करके तो गृह मंत्री बताएंगे नहीं कि राहुल गांधी ने यह प्रश्न पूछा था, इसका जवाब इस पंक्तियों के अंदर है। आप अगर ध्यान से पूरा भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी के तमाम प्रश्नों का, विपक्ष के तमाम प्रश्नों का जवाब उसके अंदर शामिल था। और राहुल गांधी को तो ये मौका मिला था चुनाव सुधार पर, एसआईआर पर बोलने का। जो राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं एसआईआर के खिलाफ बिहार के अंदर, और तमाम मंचों पर वो करते हैं, पत्रकार वार्ता लेते हैं, डेमो देते हैं और चुनाव आयोग पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज उनके पास जवाब था। आज राहुल गांधी इस बात की अगर शुरुआत करते हैं कि भाई पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग नियुक्त होते थे, जिस तरीके से जो व्यवस्था थी, उसके लिए मैं देश शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस ने उस समय कोई कानून नहीं बनाया था। और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कानून बनाया, अब हम चाहते हैं कि उस कानून को और बेहतर किया जाए। तो राहुल गांधी जो के पहले जो नियुक्त हुई है कांग्रेस के कार्यकाल में, उसके लिए देश से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि आप इसे और बेहतर बनाने की दिशा में जो सरकार करेगी, हम सरकार के साथ हैं। और पहले तो विपक्ष का कोई नेता नहीं था, अब तो राहुल गांधी को उसमें शामिल किया गया है। राहुल गांधी के पहले अधीर रंजन चौधरी थे, उन्हें बैठक में बुलाया जाता था। तो इतनी पारदर्शी व्यवस्था कर दी, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मामले को लेकर
हो हल्ला करना, सदन का बहिष्कार करके चले जाना, ये शोभा नहीं देता। अभी अब देखिए राहुल गांधी, सदन चल रहा है, अभी राहुल गांधी के पास 20 तारीख तक का समय था अपनी बातें उठाने का। 19 तारीख का राहुल गांधी 15 तारीख को जर्मनी चले जा रहे हैं। ठीक है सर, इस मसले पे भी आते हैं क्योंकि इसमें बड़ा सियासत गरमाई हुई है। ऋषि जी, ठीक है ऋषि जी, सवाल यही है कि तमाम जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे सदन में कल, आज उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया है। और भी सवाल है, उसके भी जवाब की एक तरीके से धैर्य दिखाने की जरूरत थी। और लगातार जो वोट चोरी को लेकर लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको भी उन्होंने आज जब ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरती नजर आई। क्या ये वजह रही वॉकआउट की? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री पद पे आसीन, महत्वपूर्ण पद पे आसीन व्यक्ति यदि पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो उसको गौर से, ध्यान से सुनना चाहिए, विपक्ष को वहां उपस्थित होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने मुख्य 3 सवालें अमित शाह से की थी कि भाई चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें जो चीफ जस्टिस का जो रोल है वो डाइल्यूट कर दिया गया है, उस पर आप जवाब दीजिए। दूसरा, राहुल गांधी ने ये कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको कानूनी पहलू से बाहर कर दिया गया है, नहीं उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, उस पर जवाब दीजिए। तो तमाम 2-3 ऐसे सवाल राहुल गांधी ने अमित शाह के सामने रखा था जिसका जवाब देना चाहिए। अच्छा ऋषि जी, बड़ा ईमानदारी से, ऋषि जी बड़ा ईमानदारी से, आपने सुना सर, राहुल जी ने नहीं सुना, आपने सुना गृह मंत्री का जवाब? जी, मैं पूरा डिटेल में नहीं सुना हूं। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं आपकी ईमानदारी से मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब गृह मंत्री ने सदन में दिया है। और अभी आपसे चर्चा करने से पहले हमने जो रिपोर्ट दिखाई है बड़ा प्रॉपरली बताया भी कि ये सवाल था और ये जवाब था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो गंभीरता को लेकर और कांग्रेस के नेतृत्व में सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपना एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड से हटते नहीं है। सवाल यहाँ पे खुद कांग्रेस को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी आगे आ जाते हैं। नहीं, देखिए, ये बात आप भी मानते होंगे और तमाम जो पैनलिस्ट है वो भी मानते होंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें पारदर्शिता तभी आएंगे जब प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं और मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। सर, अमित शाह जी ने कहा 73 साल व्यवस्था नहीं थी, मौजूदा सरकार ने कानून बनाया, उससे पहले एक अंतरिम व्यवस्था चल रही थी। गलत है। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ, एक अंतरिम व्यवस्था चल रही थी, उसके तहत सीजीआई हुआ करते। 2023 में कानून बन गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर जब बात तथ्यों की होती है, कानून की होती है, तब आके बात सुनिए जी, मेरी बात भी सुनिए। आप कानून अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे ना। देश अमित शाह के सारे पे नहीं चलता। सरकार किसकी है सर? जनता ने किसकी सरकार बनाई सर, वही तो कानून बनाएंगे। ठीक है सर, बाकी मैंने अनिला जी, आप अपने हिसाब से सरकार यहाँ पे कानून बना रही है और व्यवस्थाओं के साथ में एक तरीके से अपने चंगुल में लेने का काम कर रही है, आरोप लगता है सीधे तौर पर। ठीक है ऋषि जी, आपका पॉइंट लेके आगे चलते हैं। अनिला जी, आप लोग अपने मन मुताबिक कानून बना रहे हैं। देखिए आयन जी, जैसे कि राहुल गांधी और उनके नेताओं ने, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो संसद में कहा उसको सुना ही नहीं। वो सारे उत्तर उन्होंने दिए जो विपक्ष बारंबार उठा रहा था। और ऋषि जी ने भी वो मेरे ख्याल से जो उनके उत्तर थे वो सुनकर नहीं आए, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई ये तो आप लोगों ने तो कांग्रेस ने तो कोई कानून पहले बनाया ही नहीं था। और जो सीजीआई की बात कर रही है तो एक अंतरिम व्यवस्था थी, हाँ, कोई परमानेंट व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ, ये एलओपी जो है, आज आप लोग एलओपी में हैं, आप लोग या तो मानकर चल रहे हो कि इस जीवन में या भारत के भविष्य में कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, शायद यही मानकर चल रहे हैं राहुल गांधी। जब एलओपी का रहने का प्रोविजन वहां पर है तो परेशानी किस बात की हो रही है? आप मुंह गूंगे हैं क्या, बोल नहीं सकते एलओपी? राहुल गांधी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो क्या वो बोल नहीं सकते? एलओपी को सुनता कौन है? हमारी बहन, हमारी तो आप लोग विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं ना। और 70 वर्ष में मनमानी करी, जिसको चाहा उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया। टीएन शेषन ने इनकी बात नहीं सुनी थी तो हमें मालूम है कैसे उनके साथ टकराव हुआ इनका। आपके आदमी है 2-1 से आप बहुमत साबित कर देते हैं। के साथ टकराव हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफा चला।
ऋषि जी संस्थाओं 70 को साल अपने एक कब्जे तरफा में चला, कैसे अभी तो रखना है, 3:1 कांग्रेस की ने आप बात अब भी कर रहे हैं। तो समय की सीमा है। समीर जी सवाल यही है, समीर जी सवाल यही कि क्या लगातार सड़क पे जिस पूरा प्रोपेगेंडा को बनाने की, एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात की गई, अब जब संसद में उस पर बहस हो रही है तब भी कुछ नयापन दिखाई नहीं पड़ रहा, तथ्यों की बात दिखाई नहीं पड़ रही, और आज जब जवाब आया सरकार से तो खुद ऐतिहासिक तौर पे कांग्रेस गिरती दिखाई पड़ रही है। समीर जी निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस खुद ऐसा मौका देती है कि सत्ता पक्ष उनको तार तार करे और सदन में उनको एक्सपोज कर दे। इन दोनों मामलों में, वंदे मातरम का जो चर्चा की बात हो, चुनाव सुधार की बात हो, दोनों जगह कांग्रेस को का इतिहास क्या रहा है ये सत्ता पक्ष भी जानता है, कांग्रेस खुद भी जाती है। लेकिन कांग्रेस कहती है ना, आप बैल मुझे मार। अब उनको ही अगर शौक है तो उन्होंने चर्चा करवाई तो उनको फिर उसका जवाब देना मुश्किल था। और देखिए, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होता है उसी का बहुमत कमेटियों में रहेगा। मतलब सरकार कोई रहे और जो कमेटियां बनेगी उसमें विपक्ष का बहुमत आएगा, ये संभव है क्या? ये कभी नहीं होता। तो सरकार के पास बहुमत होगा और 3 दिन से पास होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि सीजीआई ने, कि जब तक कमेटी नहीं बनती है तब तक के लिए आप सीजीआई को शामिल कर लीजिए। उसके बाद जब कमेटी बनी तो सरकार ने नहीं शामिल किया। क्या कभी ऐसा होता है कि हर कमेटी के अंदर सीजीआई का रहना जरूरी है? जिनको रखना उसमें रखा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में रखे, और आप इसके पहले अधीर रंजन चौधरी का विपक्ष के नेता थे, नहीं थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था तो अधीर रंजन चौधरी को बुलाया गया ना, जबकि वो विपक्ष के नेता का पद उनको मिला नहीं था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें सीबीआई की नियुक्ति के समय अधीर रंजन चौधरी को बुलाया था। यह प्रधानमंत्री मोदी का बड़े मन की बात है कि विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को उस पद पर मान देते हुए प्रधानमंत्री ने बुला लिया था। बिल्कुल। अब इस मसले पे अभी राज्यसभा में भी चर्चा होनी है। ऋषि जी लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी चर्चा होनी, कम से कम देश को वो गंभीरता, ऋषि जी कम से कम देश को वो गंभीरता दिखाई पड़े कि आखिर लगे कि हाँ सच में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और सुधार की ओर विपक्ष अग्रसर होना चाहता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देशवासियों से पीएम मोदी की क्या है अपील, इस खबर पर विस्तार से नजर, छोटे से ब्रेक। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भूख लगी है क्या? अरे चल ना तू। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया।
तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे का मुद्दा राजनीतिक रूप से एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के फिर से विदेश जाने की खबर पर उनकी संसदीय आचरण की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे हैं जब राहुल गांधी देश में मौजूद नहीं थे और उनकी विदेश यात्राएं विवाद का कारण बनी थी। राहुल गांधी अक्सर विदेशी जमीन से भारत विरोधी बयान देते रहे हैं, जिसको लेकर भी कई बार विवाद खड़ा हुआ है और अब उनकी जर्मनी की आगामी यात्रा से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। संसद का सत्र छोड़ राहुल के विदेश जाने पर बवाल। राहुल की यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने बोला राहुल पर हमला। कांग्रेस ने बताया मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश। शीतकालीन सत्र के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा सियासी आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गई है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक एक्स पर एक पोस्ट करके राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था। इसके बाद ही बीजेपी ने राहुल को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को अनिवासी भारतीय राजनीतिज्ञ बताते हुए कहा कि वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, लेकिन मजबूरी से यहाँ वो राजनीति कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। राहुल गांधी जी इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन पॉलिटिशियन। उनका मन विदेश में है पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के बाद भी इन द मिडल ऑफ पार्लियामेंट सेशन 5-6 दिन की छुट्टी लेकर विदेश यात्रा करना उनके सीरियसनेस दिखाता है। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। बीजेपी का कहना है कि संसद सत्र जैसे अहम मौके पर भी राहुल विदेश जा रहे हैं। वंदे मातरम की महत्वपूर्ण चर्चा पर भी राहुल नदारद थे। वक्फ संशोधन बिल पर भी चर्चा के समय राहुल नदारद थे। बीजेपी के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी देश में नहीं थे। बिहार चुनाव की घोषणा के समय जब देश दुर्गा पूजा और दशहरा मना रहा था, तब भी राहुल गांधी देश से बाहर थे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद भी राहुल छुट्टियों पर निकल गए थे। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि जब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, तो उनकी यात्राओं की जानकारी क्यों नहीं साझा की जाती। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकातों और उनके कथित देश विरोधी एजेंडे पर भी सवाल उठाए हैं। वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? हद को पार करेंगे उस दिन निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो आप निश्चिंत रहिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो नज़र रख रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक महत्वपूर्ण पद होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनको बैठाकर समझाने की ज़रूरत है कि ये छुट्टियों मनाने वाला पद नहीं है और छुट्टी मनाना मनाइए। बीजेपी जहां राहुल को एक पार्ट टाइम गैर गंभीर राजनीतिक नेता बता रही है, तो कांग्रेस ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसी बातें कर रही है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं है। ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी यात्रा पहले से तय थी। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि नेता विपक्ष को ये तय करना होगा कि भारत की राजनीति में उनकी रुचि है या वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में जुटे हैं। शैलेंद्र मिश्रा और मोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम जलाने का मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इंडी गठबंधन के नेताओं की तुष्टीकरण की नीति पर उनको जमकर घेरा और कहा कि वोट बैंक की नीति की खातिर विपक्षी दल हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर तमिलनाडु की डीएमके सरकार मदुरै हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है, तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तो वहीं इस मुद्दे पर मदुरै हाईकोर्ट की बेंच ने आदेश नहीं मानने के बाद अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
में कार्तिकेय दीपम जलाने का विवाद गहराता जा रहा है तो सियासत भी जोरों पर है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने का मामला दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक गरमाया हुआ है। इस मामले पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर फैसला देने वाले हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महाभियोग की अर्जी सौंपी है, जिसके बाद इस मामले पर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। इंडी गठबंधन की ओर से महाभियोग की ओर से डीएमके, सीपीएम, कांग्रेस, आप, मुस्लिम लीग, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी सहित समाजवादी पार्टी के कुल 107 सांसदों ने हस्ताक्षर करके अपनी अर्जी लोकसभा अध्यक्ष को दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं माननीय, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। इस मामले में जहां एक ओर इंडी गठबंधन के नेता संवैधानिक अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, तो भाजपा सहित एआईएडीएमके ने कहा है कि डीएमके पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सांसदों का ये संवैधानिक अख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने ये अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। They are instigating minority unions to join with them, and they are instigating people stating that there is going to be a law and order issue. It is a very evident, clear status quo that the incompetent M.K. Stalin and his incompetent government and governance is playing the political card of vote bank politics based on religion in Tamil Nadu. गौरतलब है कि तमिलनाडु की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें हर साल कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा रही है। 1 दिसंबर को मदुरई की एक एकल पीठ ने कहा था कि अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर उच्ची पिल्लयार मंडपम के पास परंपरागत प्रकाश स्तंभ के अलावा दीपथून पर भी दीप प्रज्वलित करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने कहा था कि ऐसा करने से निकटवर्ती दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जब आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो एकल न्यायाधीश ने 3 दिसंबर को एक और आदेश पारित कर श्रद्धालुओं को स्वयं दीप जलाने की अनुमति दे दी और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची। अब ये पूरा मामला जहां राजनीतिक रूप से गहराता जा रहा है, तो कानूनी रूप से भी लड़ाई तेज हो गई है। इस पूरे विवाद के बाद जहां तमिलनाडु में हिंदू आस्था पर डीएमके सरकार के कदम और महाभियोग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सहित इंडी के सहयोगी दलों की हिंदू आस्था के खिलाफ दोहरे रवैये पर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। मद्रास से रितेश के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा है कि आपका पैसा, आपका अधिकार पहल एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है। आइए हम सब मिलकर एक पारदर्शी, आर्थिक रूप से सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण करें। भारतीय बैंकों के पास हमारे ही नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड पैसा जमा है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हुए हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने इस लेख में लिखी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना दावे के मौजूद हैं। इन बातों ने बहुत से लोगों को एक तरीके से चौंका दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा कि इसे ठीक करने के लिए अक्टूबर 2025 में आपकी पूंजी, आपका अधिकार पहल शुरू की गई है। तो ये अपने आप में आम लोगों तक एक पहल के माध्यम से पहुंचा जा रहा है। प्रधानमंत्री की नागरिकों से एक प्रकार से ये अपील है और इसका मकसद ये है कि सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक वह चीज़ वापस पा सके जो उसके हक का है, उसके हक का जो पैसा है, संपत्ति उसके जो हक की है, वो नागरिक पा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि
फंड को ट्रेस करने और क्लेम करने की कार्रवाई को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए खास पोर्टल बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग इस पे क्लेम कर सकते हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए पहले ही असली मालिकों को वापस कर दिए गए हैं, तो यानी 2000 करोड़ रुपए असली हकदार तक पहुंच भी चुका है। इस अभियान को और बढ़ाने के लिए आपसे मदद मांग रहा हूं, यानी कि देशवासियों से मदद की अपील की है कि लोग क्लेम करें। अगर उनका ये पैसा है तो आप लोग चेक करें कि क्या आपके परिवार के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, प्रोसीड्स, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट है। अगर है तो उसको एक तरीके से क्लेम करना चाहिए, और अगर आपके परिवार का वो संपत्ति है, पैसा है, तो एक प्रकार से आप उसे वापस ले सकते हैं। उसे पाने के लिए अभी काम करें और एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट को एक नए मौके में बदलें। तो ये प्रधानमंत्री की अपील देश के नागरिकों से है कि अगर आपका अनक्लेम्ड पैसा, आपके परिवार का अनक्लेम्ड पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है तो आप आइए और उसको क्लेम कीजिए। यहाँ छोटे ब्रेक के रुकते, ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि इंडिगो पर डीजीसीए की क्या है सख्ती। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या खाएगा? डेडी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक की इन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया। बात करें अभी तक की बड़ी खबरों की तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में गरजे अमित शाह, क्योंकि उन्होंने सरकार की ओर से जवाब दिया। चुनाव सुधार की जो पूरी बहस चल रही थी, तो वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर सियासी घमासान आज देखने को मिला। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भी सियासी तौर पर घमासान शुरू हो गया। आने वाले दिनों में वो जर्मनी एक बार फिर से जा रहे हैं और ऐसे में उनके जो संसदीय आचरण है उसकी गंभीरता पर सवाल खड़ा हो गया। बढ़ते आज की अगली एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो संकट के बाद अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। दिल्ली समेत देश के कई शहरों के एयरपोर्ट्स पर अब यात्रियों की अफरा तफरी खत्म होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला
जारी रहा है, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले कैंसिल फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम हो गई है। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के फ्लाइट रूट्स में 10% कटौती का फैसला किया था, तो कंपनी के बड़े अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं, उसके बाद अब उम्मीद बंधी है कि जल्द ही हालात पूरी तरीके से सामान्य भी हो जाएंगे। इंडिगो का संकट कम होने के बाद भी यात्रियों की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। बुधवार को इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से 60 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिनमें 35 आगमन और 26 प्रस्थान उड़ानें शामिल हैं। जबकि विमानन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने एक दिन पहले दावा किया था कि कंपनी का परिचालन फिर से पटरी पर आ गया है। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी टर्मिनलों पर ऑपरेशन सुचारू रूप से और तय समय पर चल रहे हैं और फ्लाइटों का आना जाना प्लान के मुताबिक हो रहा है। इससे पहले मंगलवार को सरकार ने इंडिगो पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 10% या प्रतिदिन स्वीकृत लगभग 2200 उड़ानों में से लगभग 220 उड़ानों की कटौती का निर्देश दिया था। इस बीच डीजीसीए ने 8 सदस्यों वाली निगरानी टीम गठित की है, जिसमें से 2 सदस्यों को एयरलाइन के कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात किया जाएगा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय में उपस्थित होने और हालिया परिचालन व्यवधानों से संबंधित व्यापक और अद्यतन जानकारी से लैस एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने कहा है कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। नियामक के आदेशानुसार विमानन कंपनी को उड़ानें बहाल करने, पायलटों तथा चालक दल की भर्ती योजना, पायलट व चालक दल की अद्यतन संख्या, रद्द की गई उड़ानों की संख्या और रिफंड आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इंडिगो ने हालिया व्यवधानों के बाद अपनी उड़ान सेवाओं को सामान्य करने के लिए 65,000 कर्मचारियों को सक्रिय रूप से लगाया है। सीईओ और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है ताकि नेटवर्क की स्थिरता बहाल किया जा सके। इंडिगो बोर्ड स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और संकट प्रबंधन समूह हर दिन बैठक कर रहा है ताकि जल्द से जल्द संचालन को सामान्य किया जा सके। एयरलाइन ने यात्रियों से विश्वास बनाए रखने की अपील की। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश एएसजी से पूछा कि आपने एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि पायलट के वर्किंग टाइम की गाइडलाइंस को समय पर लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पूछा कि एयरलाइन के स्टाफ यात्रियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 4 से 5 हजार के टिकट 30,000 तक में बिके हैं। दूसरी एयरलाइंस इस संकट का फायदा उठा रही है। सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए। पीठ ने कहा कि यदि समिति द्वारा शुरू की गई जांच पूरी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट अगली तारीख 22 जनवरी को अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश की जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ तपस भट्टाचार्य और दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि यूनेस्को में दीपावली को अमूर्त धरोहर का मिला है दर्जा। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर।
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वेलकम यू ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं, सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बुधवार को टेलीफोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्याय संगत और स्थायी शांति के प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की है। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति और संतोष व्यक्त किया है और आपसी लाभ के लिए इन संबंधों को और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। यूनेस्को ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। ये देशवासियों के लिए गर्व का पल है। यह फैसला यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है। ये पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस खबर पर पीएम सहित तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बुराई पर अच्छाई की जीत वाली दीपावली अब सिर्फ भारत की सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि मानवता की अमूल्य धरोहर बन गई है। यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने से इस त्योहार की रोशनी अब वैश्विक मंच पर भी जगमगा उठी है। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित यूनेस्को की एक अहम बैठक में दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जो भारत की परंपराएं हैं उनको विश्व में मान्यता मिली और ये ऐसी परंपरा है दीपावली की जो ना केवल त्योहार है बल्कि ये हमारे लिए एक ऐसा संदेश भी है जो हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के इस फैसले पर खुशी जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और दुनिया भर में लोग बहुत उत्साहित हैं। दीपावली हमारी संस्कृति और सोच से बहुत जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और धर्म का प्रतीक है। दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जुड़ना इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें सदा मार्ग दिखाते रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल होने को लेकर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना भारत के लिए गर्व का पल है। ये हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को आधुनिक समय में भी दर्शाता है। प्रकाश का ये त्योहार हमें प्राचीन काल से ही अच्छाई और धर्म की जीत पर विश्वास करना सिखाता आया है। अब ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ये दुनिया भर में भी भलाई को बढ़ावा देगा। दीपावली मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। इस लिस्ट में कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, महाकाव्य रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन पहले से ही शामिल है। सरकार से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने इस फैसले पर गर्व जताया। जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। जो भारत आज के दिन है, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, सभी धर्मों के, और दुनिया भर में इसे मनाते हैं, तो ये
इसकी पहचान जो हुई है एक वर्ल्ड स्टेज पर, ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है। दीपावली को भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान घरों और मंदिरों को दियों और रंगोली से सजाया जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना की जाती है। अयोध्या और वाराणसी में दीपावली का उत्सव देखने लायक होता है। हर साल इन शहरों के घाटों पर लाखों दियों की जगमगाहट होती है, जो इस त्योहार की भव्यता और रोशनी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दीपावली को वैश्विक पहचान मिली हो। हर साल भारत ही नहीं, विदेशों में भी धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और फिजी जैसे देशों में भी दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश होता है। यूनेस्को की इस मान्यता के बाद दीपावली भारत की विरासत से आगे बढ़कर पूरी मानवता की साझी संस्कृति का प्रतीक बन गई है। दिल्ली से सुयश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले,